कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे अपवा तंत्र के बारे में। यह इस सीरीज का तीसरा लेक्चर है जिसके अंतर्गत हम भारत के अपवा तंत्र के बारे में बात कर रहे थे। पहले और दूसरे पार्ट में हमने सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और उनके अपवा क्षेत्र, उनकी सहायक नदियों के बारे में जानकारी ले ली है। आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय जो भारत है उसके अपवा तंत्र की, अर्थात जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में जानकारी लेंगे। अब इसमें बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की कौन कौन सी नदियां हैं जिनके बारे में बात करेंगे। स्वर्णरेखा नदी, दूसरी हमारी वैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेनेरू नदी जिसको पेन्नार नदी भी कह सकते हैं, कावेरी नदी, वैगई नदी, ताम्रपर्णी नदी। तो ये नदियां क्या है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो एक एक करके इन नदियों के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के बारे में बात करें तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? झारखंड में रांची के पठार से होता है। कहाँ से? झारखंड में रांची का जो पठार है उस पठार से हमारी स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है। कहाँ जाके मिलती है, अर्थात इसका संगम कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। अर्थात स्वर्णरेखा नदी कहाँ जाके मिलती है? हमारी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। अब स्वर्णरेखा नदी की विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये नदी क्या करती है, नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या करती है? नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। नदमुख तो आप समझते ही होंगे। जैसे मान लो ये एक नदी है, जैसे एक नदी है, अब यहाँ पे क्या है, एक महासागर है। यहाँ से क्या है, महासागर। तो ये नदी क्या है कि जिस तरह से आई है वो इस तरह से एक फ्लो बनाती है और सीधे ही महासागर में जाके मिल जाती है। सीधे ही क्या, महासागर में जाके मिल जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, नदमुख। जबकि हमारी जैसे गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सीधे आकर नहीं मिलती। तो ये आप देखेंगे कैसे आकर मिलती है कि जैसे कि ये हमारी गंगा नदी है, ये गंगा नदी आती है। अब गंगा नदी आकर क्या है, छोटी छोटी वितरिकाओं में बट जाती है। अर्थात यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इस तरह से विस्तृतिकाओं में बट जाएगी लास्ट में जाके। और फिर जाके जब ये महासागर है तो महासागर में इतनी सारी वितरिकाओं में बटकर महासागर में जाके मिलती है। इसे हम कहते हैं डेल्टा। इसे क्या कहेंगे, डेल्टा। तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और बहुत सारी नदियां क्या है, डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन स्वर्ण रेखा नदी क्या करती है, केवल एस्चुरी या नदमुख का निर्माण करती है। स्वर्ण रेखा नदी की बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी में नाम में स्वर्ण है, तो इसमें क्या सोने के निक्षेप या प्लेसर पाए जाते हैं। अर्थात इसमें इसके तल में क्या, सोने के टुकड़े पाए जाते हैं। स्वर्णरेखा नदी क्या है, झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है स्वर्णरेखा नदी। कहाँ पे? झारखंड के अंदर। अब इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? इसके किनारे हमारे जमशेदपुर नामक शहर बसा हुआ है। और जमशेदपुर को क्यों जाना जाता है? स्टील के लिए। जमशेदजी टाटा, आपको याद हो, टाटा कंपनी के जो संस्थापक थे जमशेदजी टाटा, उनके नाम पे जमशेदपुर शहर बसाया गया था। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? स्टील के लिए। अगली नदी हमारी वैतरणी नदी या ब्राह्मणी नदी। कौन सी? वैतरणी नदी या ब्राह्मणी नदी। तो वैतरणी नदी या ब्राह्मणी नदी के बारे में बात करें तो वैतरणी नदी या ब्राह्मणी नदी, इनको सम्मिलित रूप से ये दोनों नदियां क्या करती है, एक साथ मिलकर डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है, दोनों नदियां लास्ट में एक साथ मिल जाती है। और जब ये बंगाली खाड़ी में जाके मिलती है तो उससे पहले किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। अभी हमने थोड़ी देर पहले डेल्टा देख लिया था। अब वैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी जहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है वहाँ पे एक है, वो है क्या कहते हैं ना, जिसको राष्ट्र नेशनल पार्क, क्या है, एक नेशनल पार्क है जिसे कहते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क। कौन सा? भीतरकनिका नेशनल पार्क कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ भीतरकनिका मैग्रोव वनस्पति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भीतरकनिका नेशनल पार्क है जहाँ पे क्या है कि जो वनस्पति पाई जाती है वो हमारी मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है। जो बंगाली की खाड़ी के किनारे जितने भी राज्य हैं उन किनारों पर क्या है, मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और वहाँ पे एक नेशनल पार्क है, कौन सा? भीतरकनिका नेशनल पार्क। अब भीतरकनिका नेशनल पार्क की खासियत क्या है, वहाँ पे ऑलिव रिडले जो कछुए हैं उनको संरक्षण दिया जाता है। क्या ऑलिव रिडले कछुए होते हैं ना, उनको संरक्षण दिया जाता है। अर्थात वहाँ लोगों का जाना मना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कछुए आते हैं, प्रजनन करते हैं और अपनी नई संततियों को जन्म देते हैं, इसलिए यहाँ लोगों का आना मना है।
आगे हम बात करें तो वैतरणी नदी की, तो वैतरणी नदी का संगम क्या बंगाल की खाड़ी में होता है। कहाँ होता है वैतरणी नदी का संगम? बंगाल की खाड़ी में, अर्थात वैतरणी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, जबकि ब्राह्मणी नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, अर्थात दोनों के दोनों ही डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अगली नदी की बात करें हम, वो है हमारी महानदी। अगली नदी कौन सी है? महानदी। महानदी के उद्गम की बात करें तो महानदी का उद्गम होता है हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर की सिहावा की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में रायपुर नाम की जगह है, वहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? सिहावा की पहाड़ी है। वहाँ से क्या होता है? इस नदी का उद्गम होता है। अब संगम की बात करें कहाँ जाके मिलती है, तो महानदी का संगम बंगाल की खाड़ी में जाके होता है, अर्थात महानदी क्या है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब महानदी की विशेषताओं के बारे में बात करें तो महानदी की क्या है? प्रायद्वीपीय अपतंत्र की नदी है। महानदी क्या है? प्रायद्वीपीय अपतंत्र की नदी है। महानदी क्या है? छत्तीसगढ़ में कटोरे के आकार के बेसिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एक कटोरे के आकार का बेसिन होता है, उसका निर्माण करती है कौन? महानदी। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। महानदी के द्वारा छत्तीसगढ़ में जो कटोरे के आकार का बेसिन है, वहाँ पे क्या है? चावल की खेती बहुत अच्छी की जाती है। तो आप याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में चावल की खेती बहुत अच्छी की जाती है। किसकी वह कारण? क्योंकि महानदी वहाँ पे कटोरे के आकार का बेसिन का निर्माण करती है, जहाँ पे चावल की खेती बहुत अच्छी होती है। और महानदी के द्वारा जो छत्तीसगढ़ में कटोरे के आकार का बेसिन बनाया जाता है, उसमें चावल की खेती करने के कारण क्या होता है? छत्तीसगढ़ को ही हमारे भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं? चावल का कटोरा। और ये क्यों है? क्यों? क्योंकि महानदी छत्तीसगढ़ में एक कटोरे नुमा बेसिन का निर्माण करती है, जो चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब कौन कौन से शहर जो हमारे महानदी के किनारे बसे हुए हैं? ये हमारे एक उड़ीसा का शहर है कटक, पुरी और भुवनेश्वर, ये 3 शहर है। तो ये हमारे महानदी के किनारे बसे हुए हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अटक से कटक तक हमारे जो सम्राट अशोक था उसका साम्राज्य था, तो यहाँ कटक आ जाता है जो उड़ीसा के अंदर है। अब महानदी पे एक बांध बना हुआ है, और बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध की बात करें तो महानदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध है। अब बात करें वाटरवे की। जब हम पानी की बात कर रहे हैं, नदियों की बात कर रहे हैं, तो अब वाटरवे की बात करेंगे। वाटरवे नंबर 5, वाटरवे नंबर 5 की बात करें तो वाटरवे नंबर 5 क्या है? महानदी की जो डेल्टा है उस क्षेत्र में स्थित है। वाटरवे तो आप समझते होंगे, जिसमें क्या नदियों के जल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? परिवहन के लिए। तो हमारे बहुत सारे वाटरवे है, तो उसमें वाटरवे नंबर 5 है ना, वो महानदी के डेल्टा क्षेत्र में बना हुआ है। अब महानदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो महानदी की 2 तरफ से देखते हैं, दाईं ओर की सहायक नदी और बाईं ओर की सहायक नदी। तो दाईं ओर की सहायक नदी की बात करें तो हमारे तेल और ओंग, तेल और ओंग तो इसमें दाईं ओर की सहायक नदियाँ, जबकि बाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? इब, मद, हसदो और शोनाथ। इब, मंद, हसदो और शोनाथ, ये क्या है? महानदी की बाईं ओर की सहायक नदी है, तो आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के उद्गम की बात करें तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र में नासिक के पास में हमारे पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट में एक चोटी है कलसुबाई चोटी, वहाँ पे एक त्र्यंबक पठार है, वहाँ से होती है। तो आप गोदावरी नदी का उद्गम की बात करें तो आप क्या क्या बताना है? कलसुबाई चोटी के पास में एक क्या त्र्यंबक पठार है, उस पठार से क्या है? गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में नासिक जिला है उसमें, तो आप याद रखेंगे इसे। संगम की बात करें तो ये कहाँ जाके मिलती है? गोदावरी नदी का संगम बंगाल की खाड़ी में होता है, ये याद रखेंगे। गोदावरी नदी का संगम कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में, अर्थात गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। लंबाई की बात करें तो यह नदी है 1465 किलोमीटर की। कितनी लंबाई इसकी? 1465 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। विशेषताओं की बात करें तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली बात देखें, इसका अपवाह क्षेत्र क्या विशेषता है? ये अपना अपवाह क्षेत्र कौन कौन से राज्यों में फैला के रखती है? महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों में इसका अपवाह क्षेत्र है। अब गोदावरी नदी की बात कर रहे हैं हम, तो गोदावरी नदी क्या? प्रायद्वीपीय उपमहाद्वीपीय तंत्र की नदी है। क्या है? प्रायद्वीपीय उपमहाद्वीपीय तंत्र की नदी कौन सी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी क्या है? भारत की दूसरी
सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी भारत में दूसरे सबसे बड़े अपवाद तंत्र का निर्माण भी करती है। गोदावरी नदी क्या करती है? दूसरे सबसे बड़े अपवाद तंत्र का निर्माण करती है। जबकि सबसे बड़ा अपवाद तंत्र भारत में कौन सा है? गंगा नदी अपवाद तंत्र। तो दूसरा वाला कौन सा हुआ हमारा? गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी क्या 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपवाद तंत्र का निर्माण करती है। तो पहले नंबर पर हमारी गंगा नदी आती है, दूसरे नंबर पर कौन सी आती है? गोदावरी। इसीलिए इसको बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा कहते हैं, क्योंकि पहले नंबर पर गंगा आती है और दूसरे नंबर पर गोदावरी। अब बात करते हैं गोदावरी को किन किन नामों से जाना जाता है। गोदावरी को हमारे दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, या फिर हम देख सकते हैं तो बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा दोनों ही नाम किसके? गोदावरी के। गोदावरी की आगे बात करें तो गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। और पहले की तरह हम दोनों तरफ से दाईं ओर से बाईं ओर से जो सहायक नदियाँ उनके बारे में देखते हैं। तो गोदावरी की जो दाईं ओर की सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? एक तो प्रवार और एक मंजरा। दो नदियाँ कौन कौन सी है? प्रवार और मंजरा। ये दो नदियाँ क्या है? दाईं ओर की सहायक नदियाँ हैं गोदावरी की। बाईं ओर की सहायक नदी की बात करें तो पूर्णा, प्राणहिता, कौन कौन सी? पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, इंद्रावती, सबरी, और हमारे ये चार नदियां हैं जो गोदावरी की बाईं ओर की सहायक नदियां कौन कौन सी? पूर्णा नदी, प्राणहिता नदी, इंद्रावती नदी और सबरी नदी। अब जो प्राणहिता नदी है इसकी भी सहायक नदियां कौन कौन सी है? पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा। कौन कौन सी? पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा। ये प्राणहिता नदी की सहायक नदियां हैं। और सबरी नदी की सहायक नदी की बात करें, सिलेरू और मचकुंड। सिलेरू और मचकुंड क्या है? सबरी नदी की सहायक नदी है। तो आप इनको याद करेंगे, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेते हैं कौन कौन सी सहायक नदी है। तो दाईं ओर की सहायक नदी है हमारे प्रवरा, ये प्रवार और मंजरा। बाईं ओर की सहायक नदी की बात करें तो पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। जैसे प्राणहिता की सहायक नदी कौन कौन सी है? पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा। सबरी नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? सबरी नदी की हमारे सिलेरू और मचकुंड। अब बात करें गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी पे कौन कौन से बांध बनाए गए? गोदावरी नदी पे कौन कौन से बांध बने हुए? एक तुम्हारा पोलावरम बांध है, एक बालीमेला बांध है और एक निजाम सागर बांध। तीन बांध कौन कौन से? पोलावरम बांध, बालीमेला बांध और निजाम सागर बांध। अब सबसे पहला बांध देखते हैं पोलावरम बांध। तो इस बांध की बात करें तो आंध्र प्रदेश में बना हुआ। कहाँ बना हुआ? ये आंध्र प्रदेश में बना हुआ। कौन सा? पोलावरम बांध। अगला बालीमेला बांध। तो ये जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है सबरी नदी, इसकी भी सहायक नदी है सिलेरू नदी, उस पर बना हुआ। और कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे बना? उड़ीसा में। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है सबरी नदी, और सबरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? सिलेरू नदी। तो सिलेरू नदी पर बनाया गया। कहाँ पे? उड़ीसा में। तीसरा बांध हमारा निजाम सागर बांध। तो ये जो गोदावरी की सहायक नदी है मंजरा नदी, उस पर तेलंगाना में बनाया हुआ। तो अब तीनों बांधों के बारे में जानकारी रखेंगे। कौन कौन से बांध है? एक तो हमारा पोलावरम बांध है, दूसरा बालीमेला बांध और तीसरा हमारा कौन सा है? निजाम सागर बांध। अब एक जलप्रपात है, उसे कहते हैं चित्रकूट जलप्रपात। ये चित्रकूट जलप्रपात इसे कह सकते हैं। कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात की बात करें तो गोदावरी नदी की बाईं ओर की सहायक नदी कौन सी? इंद्रावती। तो इंद्रावती पर छत्तीसगढ़ में एक जलप्रपात बनाती है, और वो जलप्रपात क्या बोलते हैं? चित्रकूट जलप्रपात। कहाँ बनाती है ये हमारे छत्तीसगढ़ में। और बनाती कौन है? इंद्रावती नदी। तो आप इसे याद रखेंगे, इंद्रावती नदी चित्रकूट नामक जलप्रपात बनाती है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो हमने गोदावरी नदी के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम कृष्णा नदी के बारे में। किस नदी के बारे में? कृष्णा नदी के बारे में पढ़ेंगे। उद्गम की बात करें तो कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है उसकी एक चोटी है महाबलेश्वर चोटी। तो महाबलेश्वर चोटी से होता है किसका? कृष्णा नदी का उद्गम। अब संगम की बात करें तो कहाँ जाके मिलती है? सीधे बंगाल खाड़ी में जाके मिलती है, या फिर बंगाल खाड़ी में जाके गिरती है। तो आप इसे कैसे भी लिख सकते हैं। आगे आता हमारा इसकी लंबाई की। तो कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर। कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर। विशेषताओं की बात करें तो अपवाद क्षेत्र क्या है? कितना है इसका? कहाँ कहाँ है? कृष्णा नदी का अपवाद क्षेत्र क्या? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन चार राज्यों में क्या है? क्या जो हमारी कृष्णा नदी है उसका अपवाद क्षेत्र।
कृष्णा नदी क्या दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्योंकि पहली नदी कौन सी थी, गोदावरी। दूसरी नदी कौन सी है हमारी, कृष्णा। कृष्णा नदी क्या प्रायद्वीपीय उपतंत्र की नदी है। क्या प्रायद्वीपीय उपतंत्र की नदी कौन सी, कृष्णा नदी। तो हम अभी प्रायद्वीपीय उपतंत्र ही पढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है उनके बारे में। तो आप कौन कौन सी दाईं ओर की बाईं ओर की दोनों तरफ की जो सहायक नदी है उनके बारे में देख ले। सबसे पहले दाईं ओर की सहायक नदी है कौन कौन सी, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। कौन कौन सी नदी है, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। ये सब क्या है, कृष्णा नदी की दाईं ओर की नदी है। और जबकि बाईं ओर की कौन कौन सी है, भीम और मूसी नदी। कौन कौन सी, भीम और मूसी नदी क्या है, बाईं ओर की नदी है। तो आप इसे याद रखेंगे, स्क्रीन को रोक कर आप इनको याद कर सकते हैं। कृष्णा नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, एक तो नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध और अलमट्टी बांध। कौन कौन से बांध है, नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध और अलमट्टी बांध। तो 3 बांध बने हुए कृष्णा नदी पर। तो एक एक करके इनको देखें। तो सबसे पहला बांध है हमारा नागार्जुन सागर बांध। कौन सा बांध है हमारा, नागार्जुन सागर बांध। इस बांध की बात करें तो नागार्जुन सागर बांध के कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसकी सीमा पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है बांध, यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पे बनाया हुआ है। 2014 से पहले तो इस प्रकार की कोई बॉर्डर नहीं थी, लेकिन 2014 में तेलंगाना को अलग राज्य बनाया गया, उसके बाद से यह बॉर्डर पे आ गया। दूसरा बांध हमारा श्रीशैलम बांध। कहाँ है, श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध की बात करें तो श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर बना हुआ। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर कौन सा बांध बना हुआ है, श्रीशैलम बांध। अगला आता है हमारा बांध कौन सा, अलमाटी बांध। अलमाटी बांध की बात करें तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में बना हुआ है। कहाँ पे, कृष्णा नदी पर कहाँ बना हुआ है, कर्नाटक में बना हुआ है। तो कोयना नदी की बात करें तो कोयना नदी पर भी कौन कौन से बांध बने हुए, एक तो कोयना बांध। सबसे पहले किसकी बात करें, कोयना बांध की। फिर कोयना बांध की बात करें तो कोयना बांध क्या है, कोयना नदी पर महाराष्ट्र में बना हुआ था। कोयना बांध क्या है, महाराष्ट्र में कोयना नदी पर बना हुआ था। कोयना नदी क्या, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कोयना नदी के महाराष्ट्र में शिव सागर झील का निर्माण भी करती है। कोयना बांध पर क्या है, महाराष्ट्र में शिव सागर झील भी बनाया गया है। कौन सा, शिव सागर झील। फिर अगली नदी हमारी तुंगभद्रा नदी। कौन सी, तुंगभद्रा नदी की बात करें, तुंगभद्रा नदी में कौन कौन से बांध बनाए गए, एक तो हमारा तुंगभद्रा बांध। इसकी बात करें तो तुंगभद्रा बांध का तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में बनाया गया है। कहाँ पे, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया गया जिसे तुंगभद्रा बांध कहते हैं। तुंगभद्रा नदी क्या, कृष्णा नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी क्या, जो कृष्णा नदी इसकी दाईं ओर की सहायक नदी है। तो इस तरह हमने नदियों के बारे में देखा। अगली नदी हमारी पेन्नेरू नदी है, पेन्नार नदी। कौन सी नदी है, पेन्नेरू नदी या पेन्नार नदी। तो इस नदी का उद्गम क्या, कर्नाटक के कोलार जिले में जो नंदी दुर्ग पहाड़ी, कर्नाटक जिले में क्या है, एक पहाड़ी है जिसे कहते हैं नंदी दुर्ग, उस पहाड़ी से हुआ है। यह नदी क्या करती है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर, नेल्लोर इन जिलों से होकर गुजरती है। क्या करती है, चित्तूर और नेल्लोर जैसे जिलों से होकर गुजरती है। और डेल्टा बनाने के बाद क्या करती है, बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है। क्या करती है, डेल्टा बनाने के बाद बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो हमने ये चीज देख ली पेन्नेरू नदी की। ये नदी क्या है, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा क्षेत्र से बहती है। कहाँ से, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र से बहती है। पापागनी और चित्रावनी, पापागनी और चित्रावती इसकी प्रमुख नदियाँ। उनमें से पापागनी और चित्रावती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट और सहायक नदियाँ हैं। अब बात करते हैं कावेरी नदी की। किसकी, कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी का उद्गम क्या है, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में पश्चिम घाट की ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से हुआ। कहाँ से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से किसका उदय होता है, कावेरी नदी का। और ये कहाँ पे, पश्चिम घाट में। संगम की बात करें तो कावेरी नदी का संगम बंगाल खाड़ी में होता है, अर्थात कावेरी नदी बंगाल में जाके गिरती है। कहाँ गिरती है, पश्चिम बंगाल में जाके, पश्चिम बंगाल के बंगाल खाड़ी में जाके गिरती है। कौन सी, कावेरी नदी। आगे बात करें कावेरी नदी की तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अफवाह क्षेत्र की बात करें तो कावेरी नदी का अफवाह क्षेत्र कर्नाटक और तमिलनाडु इन 2 राज्यों में, कहाँ का, कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों में इसका अफवाह क्षेत्र है। कावेरी नदी प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की नदी है। क्या है, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की नदी कौन सी, कावेरी नदी। और इसका क्या बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक महत्व है, और सांस्कृतिक महत्व होने के कारण कावेरी नदी को दक्षिण भारतीय गंगा भी कहा जाता है। तो आप इसे याद रखना कि इसे बूढ़ी गंगा नहीं कहते, इसे दक्षिण भारतीय गंगा कहते हैं।
कावेरी नदी क्या सदाबहार नदी है, अर्थात 12 महीने पानी रहता है, क्योंकि कावेरी नदी दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पूर्व मानसून दोनों से ही जल प्राप्त। क्या उत्तर पूर्वी मानसून हमारे तिब्बत क्षेत्र से आता है, जबकि दक्षिण पूर्व पश्चिम मानसून क्या है, हमारे जो महासागर अरब सागर से होकर आता है। तो दोनों से जल प्राप्त करती कौन, कावेरी नदी। कावेरी नदी बेसिन में क्या चावल की खेती की जाती है। क्या करते हैं, चावल की खेती कहाँ करते हैं, कावेरी नदी के बेसिन में से। फिर एक नदी द्वीप की बात करते हैं, तो कावेरी नदी के 2 बार 2 धाराओं में बढ़ जाती है। तो ये किस तरह, जैसे ये एक नदी है, ये ऐसे बढ़ गई, ऐसे बढ़ गई, ऐसे ऐसे। अब जो बीच वाला एरिया है, बीच वाले एरिया में क्या नदी द्वीप बन जाते हैं, बीच वाले एरिया में क्या बनते हैं, नदी द्वीप बन जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, नदी द्वीप। तो कावेरी नदी क्या 3 बार 2 धाराओं में बढ़ जाती है, जिसके कारण कावेरी नदी क्षेत्र में क्या नए द्वीप का निर्माण, क्या होता है, नए द्वीपों का निर्माण होता है इस वजह से। द्वीप कौन कौन से, श्रीरंगपट्टनम नदी द्वीप, शिव समुद्रम नदी द्वीप और श्रीरंगम द्वीप। कौन कौन से द्वीप है, श्रीरंगपट्टनम नदी द्वीप, एक हमारा शिव समुद्रम नदी द्वीप, और अगला हमारा श्रीरंगम नदी द्वीप। तो आप देख सकते हैं 3 नदी द्वीप हमारे कहाँ, कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पे क्या है, 3 नदी द्वीप है, एक एक करके देखें इनको। तो सबसे पहला हमारा नदी द्वीप है श्रीरंगपट्टनम नदी द्वीप। पहला कौन सा नदी द्वीप है, श्रीरंगपट्टनम। कावेरी नदी के द्वारा कर्नाटक में क्या है, श्रीरंगपट्टनम नदी द्वीप का निर्माण किया जाता है। कहाँ पे, कर्नाटक में। अगला शिव समुद्रम नदी द्वीप, तो यह कर्नाटक में ही शिव इस द्वीप का निर्माण होता है, कहाँ पे, कर्नाटक में। तीसरा हमारा है श्रीरंगम नदी द्वीप। कौन सा, श्रीरंगम। तो कावेरी नदी के द्वारा तमिलनाडु में श्रीरंगम नदी द्वीप का निर्माण होता है। कहाँ पे, श्रीरंगम नदी द्वीप का निर्माण कहाँ होता है, तमिलनाडु में। अब आता है हमारा कावेरी नदी। कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। कावेरी नदी की दाईं ओर की सहायक नदी और बाएं ओर की सहायक नदी की बात करें तो दाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। एक तो लक्ष्मण तीर्थ नदी, कब्बानी नदी, भवानी नदी, अमरावती नदी। कौन कौन सी, लक्ष्मण तीर्थ नदी, कब्बानी नदी, भवानी नदी और अमरावती नदी। और बाईं ओर की सहायक नदी की बात करें तो हमारी हेमावती नदी, शिमसा नदी और अर्कावती नदी। तो आप इन नदियों का नाम याद रखेंगे कि दाईं ओर की और बाईं ओर की कौन कौन सी सहायक नदी है। तो एक बार वापस बता दूं मैं आपको। तो कावेरी की दाईं ओर की सहायक नदी हमारी लक्ष्मण तीर्थ नदी, कब्बानी नदी, भवानी नदी और अमरावती नदी। जबकि बाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, हेमावती नदी, शिमसा नदी और अर्कावती नदी। अब बात करें कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी में कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से बांध है, एक तो हमारे कृष्ण सागर बांध है। कौन सा, कृष्ण राज सागर बांध है। दूसरा शिव समुद्रम बांध और तीसरा मेट्टूर बांध। कौन कौन से बांध है जो कावेरी नदी पर बने हुए हैं, कृष्ण राज सागर बांध, शिव समुद्रम बांध और मेट्टूर बांध। पहला बांध था हमारा कृष्ण राज सागर बांध। कौन सा बांध है, कृष्ण राज सागर बांध की बात करें तो कृष्ण राज सागर बांध के कावेरी नदी पर कर्नाटक में बना हुआ है। कहाँ पे, कृष्ण राज सागर बांध के कावेरी नदी पर कर्नाटक में बना हुआ है। अगला बांध हमारा शिव समुद्रम बांध। कौन सा, शिव समुद्रम बांध। तो शिव समुद्रम बांध की बात करें तो कावेरी नदी पर कर्नाटक में है ये बांध भी। कावेरी नदी पर कर्नाटक में शिव समुद्रम बांध कब बनाया था, 1902 में। कब बनाया गया था, 1902 में शिव समुद्रम बांध बनाया गया था। अगला बांध आता हमारा मेट्टूर बांध। कौन सा बांध, मेट्टूर बांध। तो मेट्टूर बांध क्या तमिलनाडु में बना हुआ है। और मेट्टूर बांध पे एक जलाशय, उसे क्या कहते हैं, स्टैनली जलाशय। और स्टैनली जलाशय कहाँ पे, तमिलनाडु। मेट्टूर बांध पर तमिलनाडु में स्टैनली जलाशय बनाया गया है। अब कुछ वाटरफॉल्स की बात करें कावेरी नदी के, तो कावेरी नदी पर कौन कौन से वाटरफॉल्स है, एक तो शिव समुद्रम और एक होकेन कल। ठीक है, तो कौन कौन से वाटरफॉल्स है, पहला तो शिव समुद्र जलप्रपात और दूसरा होक्केन कल जलप्रपात। एक तो हमारे शिव समुद्र जलप्रपात के कावेरी नदी पे, दूसरा होक्केन कल जलप्रपात भी क्या है, कावेरी नदी पे। अगली नदी आती है हमारी वैगई नदी। कौन सी नदी है, वैगई नदी। वैगई नदी की बात करते हैं, इसका संगम क्या है, बंगाल की खाड़ी में जाके होता है। वैगई नदी के कहाँ गिरती है, जाके बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। संगम की बात करें, वैगई नदी का संगम बंगाल की खाड़ी में होता है। तो ये तो सॉरी, ये लाइन थोड़ी रिपीट हो गई। किनारे की बात करें तो वैगई नदी के किनारे तमिलनाडु का मदुरई शहर है। तमिलनाडु का जो मदुरई शहर है वो किसके किनारे बसा हुआ है, वैगई नदी के बारे में। वैगई नदी के किनारे मदुरई बसा हुआ है। फिर आती है अगली हमारी ताम्रपर्णी नदी। कौन सी, ताम्रपर्णी नदी।
तो अगस्त्यमलाई की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलकर तमिलनाडु में बहती है। अगस्त्यमलाई की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलकर तमिलनाडु में बहती है और बह के कहाँ चली जाती है, मन्नार की खाड़ी में। कौन सी नदी है हमारी, ताम्रपर्णी नदी। तो इस तरह पहले 2 लेक्चरों में, आज के लेक्चर में हमने सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और आज के लेक्चर में हमने जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उनके बारे में देखा, तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अब बात करेंगे हम अरब सागर में अफवाह तंत्र की, अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। अरब सागर अफवाह तंत्र की नदी की बात करें तो लूनी नदी जो राजस्थान की है, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी जो गोवा की है, जुआरी, रसोल, काली, शरावती, पोन्ननी जिसको भरतपुजा नदी भी कहते हैं, पेरियार नदी और नेत्रावती नदी। तो ये सारी नदी क्या अरब सागर के अंदर जाके गिरती है। पहली नदी हमारी लूनी नदी। पहली कौन सी नदी है, लूनी नदी के बारे में बात करें तो लंबाई अपनी 495 किलोमीटर। इस नदी का उद्गम क्या अजमेर की नागपाड़ी से होता है। कहाँ से था, अजमेर की नागपाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। किसका, लूनी नदी का। और ये गुजरात में कच्छ के रण तक जाती है। कहाँ तक, कच्छ के रण तक जाती है। ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है। कहाँ की, पश्चिमी राजस्थान की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है। उद्गम से लेकर बाड़मेर में बालोतरा तक तो इसका पानी साफ होता है, मीठा होता है, लेकिन उसके बाद इस नदी का जल कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। उसके बाद इस नदी का जल खारा हो जाता है। और इसकी बाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, हमारी सूकड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, लीलड़ी, गुहिया। और इसकी एकमात्र दाईं ओर की सहायक नदी कौन सी, जोजड़ी। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको राजस्थान ज्योग्राफी के नदियों वाले सेक्शन में मिलेगी। अगली नदी हमारी साबरमती नदी। कौन सी नदी, साबरमती नदी। तो साबरमती नदी के बारे में जानकारी ले तो इस नदी का उद्गम क्या उदयपुर में अरावली की पहाड़ी से होता है और एक खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। यह नदी क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। साबरमती नदी क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। गांधीनगर नगर और अहमदाबाद दोनों शहर क्या है, इस नदी के किनारे स्थित है। साबरमती नदी के किनारे कौन से 2 शहर है, गांधी नगर और अहमदाबाद। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां वेत्रक, सई, हथमती, मेश्वा, मानसी और वाकल। कौन कौन सी, वेत्रक, सई, हथमती, मेश्वा, मानसी और वाकल। तो ये नदियां क्या है, साबरमती की सहायक नदी है। फिर अगली नदी आती है हमारी माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी। तो माही नदी के बारे में बात करें तो इस नदी का उद्गम क्या मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से होता है। कहाँ से, मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत है वहाँ से माही नदी का उद्गम होता है। राजस्थान और गुजरात में बहने के बाद क्या करती है, ये नदी खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहाँ कहाँ बहती है, राजस्थान गुजरात में बहती है और उसके बाद क्या खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और यह नदी भी क्या है, 2 बार काटती है किसको, कर्क रेखा को। और इस नदी पर राजस्थान में बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध, माही बजाज सागर बांध, जो 3.25 किलोमीटर का है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो सोम, जखम, एराव, अन्नाव, चाप और मोरेन इसकी क्या है, सहायक नदी है। अब बात करते हैं अगली नदी जो हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी की कौन कौन सी बातें हैं, इसका उद्गम की बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ से होता है। कहाँ से होता है, नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से होता है। संगम की बात करें तो नर्मदा नदी का संगम खंबात की खाड़ी में होता है। कहाँ होता है, खंबात की खाड़ी में होता है। अर्थात खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कुल लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इतनी 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। विशेषताओं की बात करें तो विंध्याचल और सतपुड़ा इनके बीच में क्या, भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र होता है। क्या, सतपुड़ा और विंध्याचल इसके मध्य जो भ्रंश घाटी है तो उसमें नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र है। इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे, गुजरात का भरूच नाम की जगह है ना, तो वो जगह ये इसके किनारे। यदि आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा किसी ने देखा हो तो भरूच गांव किसका था, चंपकलाल गड़ा का। तो आपने देखा हो तो उसमें दिखाया जाता है कि जो चंपकलाल गड़ा है, जेठालाल के पिताजी, वो बार बार भरूच जाने की बात करते हैं। तो ये भरूच शहर काम किसके किनारे बसा हुआ है, नर्मदा नदी की। कहाँ पे, गुजरात में। फिर नर्मदा नदी की सहायक नदी के बारे में बात करें तो नर्मदा नदी की दाईं ओर की और बाईं ओर की सहायक नदी के बारे में बात करें तो दाईं ओर की सहायक नदी तो हमारी हिरण नदी है। और बाईं ओर की सहायक नदी की बात करें तो तवा, छोटा तवा और कुंडी। तो ये एक तरह से रसोई के नाम हो गए एक तरह से, कि तवा, छोटा तवा और कुंडी। तो ये 3 नदियाँ हैं जो नर्मदा नदी की बाईं ओर की सहायक नदियाँ हैं।
अब नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात बनाए गए हैं अर्थात वाटरफॉल्स है। एक तो हमारे धुआंधार जलप्रपात है, कौन सा, धुआंधार जलप्रपात, और एक हमारे कपिलधारा जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में है ये जलप्रपात, और कहाँ पे, जबलपुर जिले में। कहाँ पे, जबलपुर जिला है, उस जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर ये जलप्रपात बना हुआ है। कपिलधारा जलप्रपात की बात करें तो कपिलधारा जलप्रपात के मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में पे ही बना हुआ है। अब नर्मदा नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है वो देखें तो नर्मदा नदी पर परियोजना की बात करें, इंदिरा गांधी सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लें। इंदिरा सागर परियोजना, सबसे पहले कौन सी, इंदिरा सागर परियोजना। तो इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पे कहाँ चल रही है, मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर परियोजना ये भी नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश पे। अगली महेश्वर परियोजना ये मध्य प्रदेश में चल रही है नर्मदा नदी पर। लेकिन सरदार सरोवर परियोजना क्या गुजरात में चल रही है, हाँ गुजरात में नर्मदा नदी पर चल रही है। एक द्वीप की बात करते हैं जिसको कहते हैं साधु बेट द्वीप। कौन सा, साधु बेट द्वीप की बात करें तो नर्मदा नदी पर एक द्वीप है साधु बेट द्वीप, और इस द्वीप पर क्या स्टेच्यू ऑफ यूनिटी लगाई गई है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची जो स्टेच्यू है, प्रतिमा है, उसको लगाया गया कहाँ पे, साधु बेट। तो नर्मदा नदी की बात आती है हमारी तापी नदी। तापी नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम है, तापी नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश में, जो बैतुल का पठार है उससे में जो मुल्तान की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से तापी नदी का उद्गम होता है। और कहाँ जाके मिलती है, खंबात की खाड़ी में जाके मिलती है। अर्थात तापी नदी कहाँ जाके मिलती है, खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। अब इस नदी की विशेषताओं की बात करें तो तापी नदी का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इन राज्यों में बहती है, बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तापी नदी क्या खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले क्या करती है, नदमुख का निर्माण करती है, अर्थात ये डेल्टा नहीं बनाती, क्या करती है, नदमुख का निर्माण करती है। तापी नदी क्या सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ी के बीच में भ्रंश घाटी में बहती है। किस किस में, तो ये तो आपको पता है भ्रंश घाटी, तो ये तो सतपुड़ा है और ये अजंता है, तो इनके बीच में क्या भ्रंश घाटी के रूप में क्या है ये नदी बहती है। कौन सी है, ये हमारी है तापी नदी, ये बहती है, ये याद रखिएगा। दो पहाड़ी कौन से, अजंता की पहाड़ियाँ और तापी, अजंता की पहाड़ी और सतपुड़ा की पहाड़ी। अब इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तापी नदी के किनारे बसा हुआ हमारे गुजरात का सूरत शहर। जो गुजरात का सूरत शहर है वह तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। तापी नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है, एक तो उकाई परियोजना और एक काकरापार परियोजना। कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है, उकाई परियोजना और काकरापार परियोजना। उकाई परियोजना हमारे गुजरात में चल रही है, जबकि काकरापार परियोजना में भी हमारे कहाँ चल रही है, गुजरात में चल रही है। अगली नदी आती है हमारी मंडोवी नदी या मांडवी नदी। मंडोवी नदी या मांडवी नदी की बात करें तो इसका उद्गम हुआ था कर्नाटक में, जो पश्चिमी घाट के भीमगढ़ नामक जगह है, वहाँ से हमारी मंडोवी नदी या मांडवी नदी का उद्गम होता है। और कहाँ जाके मिलती है, इसका संगम गोवा में जुआरी नदी या जुआरी नदी है उसमें जाके मिल जाती है, तो जुआरी नदी में ये मिलती है। मंडोवी नदी की विशेषताएं की बात करते हैं, इसे गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। मंडोवी नदी को क्या बोलते हैं, गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। मंडोवी नदी गोवा की सबसे लंबी नदी है। मंडोवी नदी पर क्या अटल सेतु बना हुआ है, क्या मंडोवी नदी पर अटल सेतु बना हुआ है। मंडोवी नदी भीमगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वहाँ से होकर गुजरती है। मंडोवी नदी क्या है, भीमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से जुड़ी हुई है, गुजरती है। मंडोवी नदी पर क्या चोराव द्वीप भी स्थित है। कौन सा द्वीप है, चोराव द्वीप। इस लेसन के अंदर बहुत सारे फैक्ट है, तो आप इनको बार बार लिख लिख कर याद करें तभी चीज़ें याद होगी। और चोराव द्वीप पर क्या सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, चोराव द्वीप पर। मंडोवी नदी पर क्या दूध सागर जलप्रपात भी बना हुआ है। कौन सा जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात कहाँ बना हुआ, मंडोवी नदी पर। तो यार यह जलप्रपात क्या देख दूर से देखने में सफ़ेद दिखता है, इसलिए इसे दूध सागर जलप्रपात कहेंगे। और इसके किनारे क्या है, गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी है पणजी, ये हमारे इसके किनारे स्थित है। अगली नदी आती है हमारी जुआरी नदी। कौन सी नदी, जुआरी नदी। जुआरी नदी की बात करते हैं, इस नदी का उद्गम क्या पश्चिमी घाट से होता है। कहाँ से होता है, पश्चिमी घाट से। और ये भी नदमुख बनाती है, और नदमुख बना के क्या करती है, अरब सागर में जाके गिर जाती है। और ये जुआरी नदी को ज्वारीय नदी भी कहते हैं। जो कम्बारजुम नहर है, जो मंडोवी और जुआरी नदी इन दोनों को जोड़ती है, एक नहर दोनों के बीच में बनाई गई है। किस किस के बीच में, मंडोवी नदी और जुआरी नदी के बीच में। और उस नहर को कहते हैं हमारे कम्बारजुम नहर।
इस नदी के मुहाने पर क्या बना हुआ, मारमगांव बंदरगाह बनाया गया है। मारमगांव बंदरगाह का नाम आपने पहले भी सुना होगा। यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट I-75 बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे, I-75 मारमगांव बंदरगाह से बनाए गए थे। इसके अंतर्गत हमें 6 पनडुब्बियां बनानी थी। तो ये कहाँ बनाए गए थे, मारमगांव बंदरगाह। अगली नदी हमारी शरावती नदी। कौन सी, शरावती नदी। तो कर्नाटक में इस नदी पे क्या है, जोग जलप्रपात बनता है। जोग जलप्रपात कहाँ बना है, शरावती नदी। अगली नदी हमारी पेरियार नदी। तो पेरियार नदी का उद्गम कहाँ, अन्नामलाई की पहाड़ी से होता है। अन्नामलाई की पहाड़ी से किसकी नदी का उद्गम होता है, पेरियार नदी। पेरियार नदी की विशेषता देखें तो इसे केरल की जीवन रेखा कहते हैं। केरल की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, पेरियार नदी को। परियोजना की बात करें तो पेरियार नदी पे एक परियोजना चल रही है, वो कौन सी, इड्डुक्की बांध परियोजना। कौन सी परियोजना है, इड्डुक्की बांध परियोजना चल रही है। अगली नदी है हमारी पोन्नानी नदी। कौन सी, पोन्नानी नदी या फिर भरतपुजा नदी भी कह सकते हैं। कौन सी नदी, पोन्नानी नदी या भरतपुजा नदी की बात करें तो पोन्नानी या भरतपुजा नदी का उद्गम अन्नामलाई की पहाड़ी से हुआ है। कहाँ से, अन्नामलाई की पहाड़ी से हुआ है। पोन्नानी नदी या भरतपुजा नदी को केरल की नील नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केरल की नील नदी भी कहते हैं। और ये इस नदी की बात करें तो यह केरल की सबसे बड़ी नदी है। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी, भरतपुजा भी कह सकते हैं, पोन्नानी भी कह सकते हैं। तो इस तरह हमने बहुत सारी नदी के बारे में देखा। और भी बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कि हमारे गुजरात में एक नदी है, जैसे शत्रुंजय नदी, गुजरात में भद्रा नदी, ढाढर नदी गुजरात की, वैतरणा नदी हमारी महाराष्ट्र की, बेड़ती नदी हमारे कर्नाटक की, केरल की पंबा नदी। ये सब नदियां क्या है, अरब सागर के अंदर जाके गिरती है। अब बात करते हैं भारत के कुछ दोआब की। भारत के दोआब की बात करें तो नदियों के बीच में जो, दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। और हमारे कुछ 5 दोआब बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, एक तो सिंधु सागर दोआब, छाछ दोआब, रेचना, बारी और बिस्त। तो ये 2 नदियों के नाम को मिलाकर जोड़े गए हैं। जैसे कि हमारे सबसे नीचे देखिए बिस्त, तो इसमें ब्यास और सतलज, ये ब्यास और सतलज, तो ये 2 अक्षर है बिस्त, ब्यास और सतलज। बारी, बिस्त अर्थात जो ब्यास और रावी, रेचना, रावी और चिनाब, छाछ, चिनाब और झेलम, सिंधु सागर, झेलम और सिंधु नदी। तो इस तरह 2 नदियों के नाम को जोड़कर इन जो ये जो दोआब के नाम बनाए गए। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कौन कौन सी नदी की बीच में जो हमारी व्यास नदी है। एक मिनट में थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये नदियों पर बनने वाले दोआब है। सबसे पहले बात करते हैं व्यास और सतलज, इन 2 नदियों के बीच में बिस्त दोआब। फिर रावी और सतलज के बीच में बारी दोआब। फिर आती है चिनाब और रावी के बीच में रेचना दोआब। चिनाब और झेलम के बीच में छाछ दोआब। और सिंधु सागर दोआब सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में। तो आप इनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोआब किसे कहते हैं। तो जो हम पढ़ रहे हैं परीक्षा में वही लिखना है आपको। इसके लिए आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे ताकि इनकी प्रैक्टिस आप कर सकें। जैसे कि हमें दोआब की क्या परिभाषा है। दोआब क्या होता है, मैदान, नदियों के बीच के मैदानों के भाग को दोआब कहते हैं। 2 नदियाँ होती हैं, उनके बीच में जो मैदानी भाग होता है उसे दोआब कहते हैं। अर्थात 2 नदियों के बीच के मैदानी भाग को हम क्या बोलते हैं, दोआब कहते हैं। जैसे कि हमारे सिंधु सागर दोआब है पहला। तो ये किस किस नदी के बीच में, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में जो सिंधु सागर दोआब है। दूसरा छाछ, छाछ झेलम और चिनाब के बीच में छाछ दोआब है। रेचना, रावी और चिनाब के बीच में रेचना दोआब है। तो नाम से ही पता चल रहा है। तो फिर आता है बारी दोआब। कौन सी, बारी दोआब, जो रावी और ब्यास नदी के बीच में बारी दोआब है। फिर आता है बिस्त दोआब। बिस्त दोआब में ब्यास और सतलुज नदी के बीच में दोआब। तो हमने 5 दोआब के बारे में पढ़ लिया। और एक नदी आती है हमारे अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र की नदी है, वो कौन सी है, घग्गर नदी। वो कौन सी, घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। तो यह नदी भारत के सबसे बड़े अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। अर्थात ये न तो बंगाल खाड़ी में जाके गिरती है, न ही अरब सागर में जाके गिरती है। ये भारत के स्थलीय भाग में ही लुप्त हो जाती है। इस नदी का उद्गम क्या, हिमाचल प्रदेश में जो शिमला की कालका पहाड़ी है वहां से होता है। और यह नदी क्या, हरियाणा और राजस्थान में बहते हुए श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ तक जाती है। पानी ज्यादा हो तो ये पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक भी चली जाती है। कौन सी है, घग्गर नदी।
और इस नदी के बेसिन का उपयोग किस लिए करते हैं? चावल की खेती के लिए। तो आज हमने पार्ट 3 देखा भारतीय प्रत्नतंत्र का। तो इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। हम आपके लिए डेडिकेटेड आरएस से संबंधित और राजस्थान से संबंधित जितनी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित वीडियो बनाते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपको कोई सुझाव हो तो हमसे हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद।